रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचना है आपको पूरे पेपर में, अपॉर्चुनिटीज देनी है, अवसर देने हैं बच्चे को एक्टिव रखना है। तो मीनिंगफुल लर्निंग की अभी हम बात कर रहे थे। अर्थपूर्ण अधिगम कैसे होगा? अर्थपूर्ण अधिगम जब बच्चा रहेगा एक्टिव, भाई तभी तो मीनिंगफुल है। कोई भी चीज सार्थक कब है आपके लिए या अर्थपूर्ण कब है? जो वो आपके जीवन से जुड़ी हो, जब आप उसको लाइफ से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो प्रोविजंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, इससे तो बचना, यही तो नेगेटिव है। अभी तो यही तो देख रहे हैं हम, रिवॉर्ड पनिशमेंट से कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती, रट्टाफिकेशन होती है रिवॉर्ड पनिशमेंट से। अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाँ बच्चे यहाँ एक्टिव है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, सिंपल तरीका है, ये सालों से मैं कहते हुए आ रही हूँ, वो आपको बचा लेगा। वो ऑप्शन सही ही होता है जहां बच्चा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है बल्कि। तो यहाँ बच्चा सक्रिय है, एक दूसरे के साथ संवाद करके, अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिल रहे हैं इंटरेक्ट करने के। बाकी के दो ऑप्शन भी देखेंगे। रिफ्लेक्शंस ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न, यानी बच्चा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है, प्रकाश डाल पा रहा है कि कैसे सीखते हैं, इस बात पे वो चिंतन कर पा रहा है, यानी अवसर मिल रहा है सोचने का। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट से आपको बचना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है उसको एक्टिव होने की, सोचने की, समझने की, जहां उसका दिमाग चले, शरीर चले। बच्चा जितना एक्टिव है, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं, उतने अच्छा है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर सेंटर्ड में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, लर्नर सेंटर्ड में टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, फटाक से जवाब दे दो, आसान सवाल है। असर्शन क्या है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। पॉसिबल ही नहीं है। लर्नर सेंटर्ड में टेक्स्ट बुक या टीचर नहीं होगा सेंटर में, लर्नर होगा, यानी चाइल्ड होगा, यानी बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा। रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बुक। रिप्रोड्यूस का मतलब है रट्टा लगा लिया है उन्होंने और उसी को उगल रहे हैं पेपर पे, दोनों ही गलत हैं। तो सिंपल है, बोथ आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन। तो हमें वो चाहिए जहां बच्चा एक्टिव हो, यानी बच्चा सेंटर में हो, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हो। एक्टिविटीज सेंटर में ना हो, टीचर और स्टूडेंट सेंटर में ना हो, स्टूडेंट सेंटर में हो, उनके हिसाब से चीजें बने। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ब्लैंक स्लेट या स्टिमुलस रिस्पॉन्स या रिवॉर्ड पनिशमेंट को एकदम सिरे से नकारना है, नेगेटिव है ये। को कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव है, यानी साथ में मिलके बच्चे जो है को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं ज्ञान का। तो इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, जिससे प्याजे और वाइगॉत्स्की बिलोंग करते हैं, जो कहता है बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा सीख सकता है, एक्टिव सक्रिय रूप से मीनिंगफुल लर्निंग कर सकता है, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चा जब स्कूल में आता है तो अपने अनुभव लेकर के आता है। वो 6 साल का बच्चा है, जब पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो आपको क्या लगता है 6 साल तक ना उसने कहीं ट्रेवल किया, ना वो कभी नानी के यहाँ गया, ना उसने आसपास दुनिया देखी, ना कोई कार्टून देखा, कोई अनुभव ही नहीं है उसका, ब्लैंक स्लेट है, वो खाली तख्ती है, एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है। या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ के पढ़ा दो, उद्दीपक उद्दीपन को, उद्दीपक और अनुक्रिया को, नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये रट्टाफिकेशन हो जाएगी, है ना। ये व्यवहारवादी व्यू पॉइंट हो जाएगा, यानी जिसको हम बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट कहते हैं, और कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू पॉइंट है जहां बच्चा एक्टिव है। और हमारा पूरा जो कहानी, हमारा एनसीएफ से लेकर सब कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। मॉडर्न डे में हम जो पेडागोजी अपनाते हैं वो रचनावाद को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए अपनाते हैं। व्यवहारवादी तो जॉन लॉक ने कहा है कि ब्लैंक स्लेट है बच्चा, खाली तख्ती है, क्ले मिट्टी है, एम्प्टी वेसल है, कुछ भी बना दो, कैसे भी बना दो। इसको हम मॉडर्न डे में अच्छा नहीं मानते। तो लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस ऑन द ब्लैंक स्लेट ऑफ आवर ब्रेन्स। तो ब्लैंक स्लेट मानना ही नहीं है आपको, बच्चे को एक्टिव मानना है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है वो, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है बच्चा। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड, ये तो वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, बच्चों को पैसिव नहीं रखना। इंडिविजुअल्स आर कंडीशनड, कंडीशनिंग भी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी, ब्लैंक स्लेट भी, ये सब व्यवहारवादियों के शब्द हैं, इनसे दूर रहना है। रिवॉर्ड पनिशमेंट ये सब नेगेटिव है। इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। को कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? बच्चे भी साथ में ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, टीचर के साथ मिल करके, ठीक है। वो भी ज्ञान में पूरी, उनका भी एक भागीदारिता है, सह निर्माण कर रहे हैं ज्ञान का। फियरफुल एनवायरमेंट, जहां भय का माहौल हो, है ना, बच्चे को छड़ियां पड़ती रहें, वो थॉर्नडाइक वाला टर्म, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो नहीं करना है आपको कि डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ जाएगा। तो सुबह शाम वो वाले मास्टर नहीं बनना है पुराने जमाने में, है ना। हमसे पहली जनरेशन में यही कहा जाता था, मेरे तो मामा जी बताते हैं कि सिंपल कह दिया जाता था स्कूल में जाकर के कि हड्डी आपकी, सॉरी हड्डी हमारी, खाल आपकी, तो मतलब बस जिंदा छोड़ देना, बाकी आप कूट पीट के कैसे भी करना है कर लो सेट। ये तरीका सही नहीं है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम और बहुत सारी चीजों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होता है, ये वो आइडियली होना नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि कई बार माहौल ऐसा होता है कि ये सब चीजें होती हैं, बट होना नहीं चाहिए, है ना। हम उस, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रिसर्चेस प्रॉपर हुई हैं जहां नहीं हुआ है और तरीके सही अपनाए गए हैं, अभी भी होता ही है ऑफ कोर्स, बट नॉट द राइट वे। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बैन है, बट बहुत स्कूल्स में आपको ये होता हुआ नजर आ जाएगा, कॉमनली दिख जाएगा आज भी।
जो कि दुखद है अपने आप में, है ना, कंप्लेंट्स भी होनी चाहिए। एनीवे, तो फियरफुल एनवायरमेंट यानी भयपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए क्लास में, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होना चाहिए, नर्चरिंग एनवायरमेंट होना चाहिए जहां बच्चा फल फूल सके एक पौधे की तरह, है ना, नर्चरिंग एनवायरमेंट होना चाहिए, एम्पावरिंग एनवायरमेंट हो सके जहां बच्चा बढ़ सके, उसके लिए बेहतरीन माहौल जहां वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके, एक यू 700 ना हो, है ना, एनवायरमेंट में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल एनवायरमेंट हो, समझ रहे हो। देखो आप हम क्या हवा पानी दे रहे हैं बच्चों को या खुद को। फियरफुल एनवायरमेंट डैश शुड बी द बेसिस फॉर अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट। डैश जो है अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग से बचना है, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इन सब से बचना है आपको। कंपटीशन पहले नेगेटिव है, हम बात कर चुके हैं। अब ये मत कह देना इंडिविजुअलिज्म लिखा हुआ है, भाई जब शुरुआती गलत हो गई तो बात खत्म हो गई। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन जो है वो पॉजिटिव है। सहयोग और सेग्रीगेशन लेबल करना बच्चों को अपने आप ही में ही नेगेटिव होता है। आगे बढ़ेंगे, एंटिटी व्यू और फिक्स्ड एबिलिटी व्यू, यानी लर्निंग का ये इस बार का ही आया हुआ सवाल है, इस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं और इसका जो ऑफिशियल जवाब है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। फटाक से आप जवाब दो। हाँ, गलत जवाब दे रहे हो यार, ये मैंने करेक्ट करा दिया था सेकंड सेशन में, फर्स्ट भी नहीं है इसका जवाब, मैं हटा ही देती हूँ उसको। नहीं फर्स्ट तो है, फर्स्ट तो है, चलेगा, ठीक है। अब आप सही दे रहे हो 37% लोग। मैंने जान के इसको दोबारा डाला है क्योंकि कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बैठ गई है। हमने भी जब फर्स्ट डे हम वो 30 आउट ऑफ 30 कर रहे थे ना, तो ये डिस्कस कर लिया था, जो कि गलत नहीं है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, लेकिन क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर जवाब यहाँ अवेलेबल है या टू बी प्रिसाइज अवेलेबल है, तो हम फिर जाएंगे उसी के साथ, और ऑफिशियल आंसर की भी आपकी इसी के साथ गई है। तो जब आप देखते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डेप्राइव्ड सेटिंग्स एंड एंटर एनरिच्ड सेटिंग्स। द अबव आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स primarily towards which of the following debates of development। यानी उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन यानी पढ़ाई लिखाई में भी वो बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं, बौद्धिक क्षमताएं भी उनकी सुधरने लगती हैं, धीरे धीरे सुधार आता है, जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। यानी अच्छा माहौल अगर मिल रहा है तो इंक्रीमेंटली एबिलिटी जो है बेहतर हो रही है बच्चे की। मुख्य रूप से किसकी तरफ इशारा करता है, तो अब अगर आप बिल्कुल प्रीमैरली ही देखेंगे तो ये एंटिटी वर्सेज इंक्रीमेंटल व्यू है, आता ही हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के ही अंदर है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये नेचर और नर्चर की ही डिबेट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एनवायरमेंट ही चेंज हुआ है ना एट द एंड ऑफ द डे, बट उसके साथ जाना नहीं है, एक नंबर नहीं मिलेगा। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल के साथ ही जाएंगे कि एंटिटी मतलब फिक्स्ड व्यू है, कि ये मान लेना कि क्षमता फिक्स्ड है, एबिलिटी फिक्स है, तो फिर तो कैसा भी एनवायरमेंट दे दो कुछ हो नहीं सकता, जो हेरिडिटी कहती है। लेकिन इंक्रीमेंटल व्यू क्या कह रहा है, इंक्रीमेंटल व्यू कह रहा है भाई बढ़ा सकते हो क्षमता, तो ये फर्स्ट के साथ जाइएगा इसको, ये फाइनल ऑफिशियल सब तरह से सर्टिफाइड जवाब है। अब इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट गलत नहीं होगा, बट उसके साथ नहीं जाना है अगर एक नंबर हमको चाहिए, ठीक है। इफ एंड बट्स में नहीं जाएंगे और डिटेल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें फिक्स्ड एबिलिटी नहीं माननी, एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीमेंटल है ये मानना है। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होता है संदर्भ से निकाल दो, किसी भी चीज को कनेक्ट करके मत पढ़ाओ, डिस्कनेक्टेड चंक में पढ़ाओ, बेकार बात, नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव क्या है, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में पढ़ाइए, जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए, कनेक्ट कर दीजिए आप, तो बच्चे की जीवन से बेस्ट ही हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, संदर्भ में पढ़ाना सही है, सिखाना सही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज या डी चंक, डिसकनेक्टेड चंक, यानी पहले चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, फिर बच्चे को याद नहीं रह पाएगा, वो रट्टाफिकेशन में चला जाएगा फिर, तो ये नेगेटिव मानते हैं हम इसको। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, अगर अर्थपूर्ण अधिगम चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाओ, रट्टाफिकेशन कराना है तो डी कॉन्टेक्चुअलाइज या डी डिसकनेक्टेड चंक में पढ़ा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नेगेटिव है, पहले ही कह चुके हैं हम। इलैबोरेट करना, विस्तार में जाना, किसी चीज के संदर्भ को समझना, प्रॉपर डिटेल्स समझना, ये पॉजिटिव है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 40% सिर्फ। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग अभी बात की थी, ये नेगेटिव है। एसआर बॉन्ड, ब्लैंक स्लेट याद कीजिए, रिवॉर्ड पनिशमेंट, ये सब नेगेटिव है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नेगेटिव है, रूट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पहले ही नेगेटिव है, तो ऑप्शन ही एक बच रहा है पॉजिटिव, और इसमें भी आप लोग बस 40% लोग सही जवाब दे रहे हो, फिर कहते हो आसान सवाल है। 60% लोग गलत जवाब देके फिर कहते हैं आसान सवाल है। वाह वाह शम्पी वाह। चलिए, तो स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण, ऐसा थोड़ी रील्स आप ही देखते हो, हम भी देखते हैं भाई रील, बहुत लेट शुरू किया बट कर दिया है शुरू। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है पीडीएफ मिल जाएंगे एक साथ सारी, अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आ रही है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग होनी चाहिए, यानी सांस्कृतिक रूप से रिलेट कर पाए आप बच्चे से। देखो इधर, अब मानकीकृत नहीं, हमको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए।
यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मेथड से नहीं पढ़ाना है, स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं चाहिए हमको, मल्टीपल वेज, या फिर हमको चाहिए कल्चरली रिस्पॉन्सिव वेज, यानी बच्चे की लाइफ से उसके कल्चर से जोड़ के पढ़ाओ। असर्शन क्या है यहाँ पे, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर तरह का बच्चा होगा, आपको सबकी नीड्स को फुलफिल करना है, पॉजिटिव है। अगर हम देखिए इसका रीजन क्या है, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, नेगेटिव है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नेगेटिव है, हमको कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग चाहिए। तो दोनों नहीं, एक सही है इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब दे रहे हो 71% लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और हैं आपके। जैसे हम, यार मुझे इतना डाउट क्यों हो रहा है, जैसे अच्छा ठीक है, मैं नंबर ही आज आगे पीछे हो जा रहे हैं दिमाग में। बायस से दूर रहना है आपको, डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना है आपको, स्टीरियोटाइप से दूर रहना है आपको, सब नेगेटिव हैं। इक्विटी, इक्वालिटी, सेंसिटिविटी, पैरिटी, ये सब पॉजिटिव हैं। बात सही है नहीं? चलिए, तो अगर हम देखें असर्शन क्या है, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। भाई टीचर्स के भी तो अपने बायसेस हो सकते हैं, अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, वो किसी जाति संप्रदाय समुदाय से आ रहे हों और उनको लगता हो यही सही है, उन्होंने अपने बायस बनाए हुए हों, तो अपने बायसेस पे भी आपको ध्यान देना कि कहीं बच्चे के साथ तो आप अपने बायस के चक्कर में कुछ पार्शियलिटी नहीं कर दे रहे हैं, है ना? तो बायस से तो आपको दूर रहना है, ये बात तो सही है। टीचर्स को भी देखना चाहिए उनके एटीट्यूड में तो कोई बायस नहीं है। रीजन क्या है इसका, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। बात तो ये भी सही है, बट अगर आप इन दोनों के बीच में बिकॉज लगाएंगे, जो कल हमने बात की थी कि अगर आप ए और आर के बीच में बिकॉज लगा लें, अगर दोनों सही हों, उसके बाद अगर आपको टेस्ट करना हो कि आर ए के लिए सही है कि नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। क्योंकि लगा लो बीच में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, समझ में आ जाएगा आपको। और ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग, सब ढह गए इस जवाब में, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर की बात हो गई, या आपने सोचा हुआ है या तो ए एंड आर दोनों सही है तो रीजन भी सही होगा, है ना? समझ रहे हो, जो कि गलत है। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड, टीचर को अपने बायसेस को चेक करते रहना चाहिए, बात सही है, ट्रू, तो ए ट्रू हो गया। रीजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस, यही पहला क्वेश्चन किया था हमने कि फंक्शनल फिक्सनेस से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती है, क्योंकि आपने एक ही तरीका अपना लिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फंक्शनल फिक्सनेस तो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये बात एकदम सही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा फंक्शनल फिक्सनेस। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है, तो बिकॉज लगा के देख लो कि टीचर्स को अपने एटीट्यूड को एग्जामिन करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फंक्शनल फिक्सनेस बाधा बनती है। दो अलग बातें हैं, है ना? यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, वहां बायस की बात हो रही है, तो ये रीजन सही नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक सवाल और है इसके बाद। नेग्लेक्ट ऑफ प्रायर नॉलेज और बिल्ड ऑन ओल्ड नॉलेज। प्रायर नॉलेज होती है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको आधार बनाना है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को। जो भी बच्चा घर से लेके आए वो सब पॉजिटिव है, यानी उसका पूर्व ज्ञान, यानी उसकी ओल्ड नॉलेज, उसकी प्रीवियस नॉलेज, उसका कल्चर, उसकी भाषा, उसका खाना, उसका पहनावा, एवरीथिंग, उस पर बिल्ड ऑन करना है आपको। ठीक है ना? तो अगर आप देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, रचनावादी या संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे नॉलेज को बिल्ड करो, कंस्ट्रक्शन होगी प्रीवियस नॉलेज से। तो जैसे नींव के ऊपर आप बनाते हैं मंजिला इमारतें, वैसे ही प्रीवियस नॉलेज बच्चे के लिए नींव के जैसा है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट तो कहेंगे इस पे तो हम बना लेंगे इमारत, प्रायर नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है। प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग, हाँ यही कहेंगे। तो प्रायर नॉलेज इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस लर्नर्स हु ऑलरेडी फैमिलियर विद द टॉपिक, नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस नॉलेज। ओनली तो वैसे भी आपको बताइए, शुरुआत में बताया था। प्रायर नॉलेज कैन हिंडर द लर्निंग प्रोसेस, नहीं भैया, मदद मिलती है पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को, नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही जवाब है। सेकंड ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई? ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस्ड लर्नर्स हु आर ऑलरेडी फैमिलियर, मतलब वो बच्चा जो वीक है और जो उसको आता है वो जरूरी नहीं है उसकी प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है नया सिखाने के लिए, बस एडवांस्ड बच्चों की ही प्रीवियस नॉलेज जरूरी है। प्रणाम, ऐसा नहीं होता, हर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिव प्रोसेस, यानी सीखना एक पैसिव प्रक्रिया है, इसको आप पैसिव भी लिख सकते हो, ये नेगेटिव टर्म है अपने आप में, ये नेगेटिव कीवर्ड है, समझ रहे हो? एक्टिव होना बच्चे का, डिबेट करना, डिस्कशन करना, एक्सप्लोर करना, ये सब पॉजिटिव बातें हैं। अन्वेषण करना, डिस्कवरी करना, ये सब पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव
सिंपल इनएक्टिव होना बच्चे का, ठीक है। असर्शन क्या है इसमें, टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चे एक्टिव हैं, सिंपल सही है। रीजन क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, निष्क्रिय है, बच्चे सो जाएं क्लास में, लेक्चर चलता रहे, गलत बात है। एन एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स, यानी बच्चों को अगर एंगेज करोगे तो ये तो बाधा बन जाएगा बच्चे के सीखने में, फालतू बात है, नेगेटिव है। इनएक्टिव नहीं होगा, एक्टिव होगा, अभी हमने पढ़ा है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 68% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। आउट ऑफ 27 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए?